बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है फील्ड ऑफ फोर्स। तो फील्ड ऑफ फोर्स से पहले हम लोगों ने कॉलम लॉ को डिस्कस कर लिया है। हमारे पास न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है और कॉलम का लॉ है चार्जेस के लिए। इन दोनों से हम लोग फोर्सेस को कैलकुलेट करते हैं। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से हम लोग ग्रेविटी की फोर्स को कैलकुलेट करते हैं और कॉलम्स के लॉ से हम लोग फोर्स ऑन चार्जेस कैलकुलेट करते हैं। तो इन दोनों से हम लोग फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन असल में हमारे पास क्वेश्चन ये राइज होता है कि इन फोर्सेस का ओरिजिन क्या है और ये फोर्सेस हम लोग ट्रांसमिट एक चार्ज से या एक मास से दूसरे मास तक कैसे करते हैं। ये दो ऐसे क्वेश्चन हैं जिनका आंसर अब तक अननोन है। इनका आंसर अननोन है इसी वजह से इन फोर्सेस को हम लोग बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर कंसीडर किया करते हैं, यानी ऐसी फोर्सेस जिनका आंसर अननोन है लेकिन नेचर के अंदर वो फोर्सेस मौजूद है। तो ये दोनों फोर्सेस यानी कि जो ग्रेविटी की फोर्स है या जो चार्जेस के दरमियान फोर्स पाई जाती है, इनको हम लोग बेसिक फोर्स ऑफ नेचर कंसीडर करते हैं। अब माइकल फेराडे उसने उस मैकेनिज्म को डिस्क्राइब किया कि जिसमें हम इलेक्ट्रिक फोर्स को एक जगह से या एक मास से या एक चार्ज से दूसरे चार्ज की तरफ सेंड करते हैं, भेज सकते हैं। तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का कांसेप्ट हमारे पास आता है कि जब भी हमारे पास कोई एक चार्ज हो, चाहे वो चार्ज प्लस का हो या माइनस का हो, वो चार्ज अपने इर्द गिर्द एक फील्ड रखा करता है। अब उसकी फील्ड से मुराद उस चार्ज के गिर्द वो रीजन है जिसके अंदर वो किसी और चार्ज पर कोई भी असर दिखा सकता है, मतलब उस पर अपनी फोर्स को एक्सर्ट कर सकता है, चाहे उसको रिपेल करेगा चाहे उसको अट्रैक्ट करेगा। लेट्स सपोज कि हमारे पास ये प्लस का चार्ज है। अब हमने जो फर्जन इसके गिर्द इसकी फील्ड बना ली, जो डॉटेड सेक्शन है, ये असल में इस चार्ज की फील्ड है। अब हम ये कह सकते हैं कि इस चार्ज का असर इस फील्ड के अंदर होगा। अगर कोई और चार्ज इस फील्ड के अंदर आएगा तो उस सूरत में ये प्लस का चार्ज उसको अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। अगर इसकी फील्ड से वो चार्ज बाहर रहेगा तो चूंकि इसकी फील्ड से बाहर है तो उस पर कोई असर नहीं कर सकता। हम उसके लिए टेस्ट चार्ज कंसीडर करते हैं। टेस्ट चार्ज को हम Q0 से रिप्रेजेंट करते हैं और टेस्ट चार्ज हम हमेशा पॉजिटिव कंसीडर किया करते हैं। इसका मतलब है ये चार्ज हमारा पॉजिटिव है। तो अगर ऐसा हो कि ये पॉजिटिव चार्ज इसकी फील्ड से दूर रहेगा तो ये इस पर कोई असर नहीं करेगा और ये इस पर कोई असर नहीं करेगा। लेकिन जब ही ये चार्ज इसकी फील्ड के अंदर आएगा, यानी कि ये चार्ज इसकी फील्ड के अंदर आएगा Q0, अब ये Q0 इस चार्ज की फील्ड के अंदर आ गया है तो उस सूरत में ये इस पर फोर्स एक्सर्ट करेगा। अब चूंकि इस केस में दोनों चार्जेस प्लस के हैं तो ये एक दूसरे को रिपेल कर देंगे और जब तक ये इसकी फील्ड से बाहर रहेगा उस वक्त तक ये उस पर कोई भी फोर्स एक्सर्ट नहीं कर पाएगा। तो अब अगर हम बात करें, जैसे हमने कहा है कि हमारे पास एक चार्ज है जिसके गिर्द उसकी फील्ड हुआ करती है। उस चार्ज की फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका वो रीजन जिसके अंदर वो किसी दूसरे चार्ज पर फोर्स एक्सर्ट कर सकता है। तो ये हमने इसकी फील्ड बना ली। तो हम कह सकते हैं कि इसका प्रोसेस दो स्टेप में कंप्लीट होता है। पहला स्टेप ये कि इसके चार्ज के गिर्द अपनी फील्ड होगी। दूसरा ये कि जब इसके गिर्द करीब में कोई भी दूसरा चार्ज आएगा तो ये इनकी फोर्स आपस में इंटरैक्ट किया करेगी। अगर दूसरा चार्ज यानी Q0 इससे दूर है तो उस पर कोई असर नहीं होगा, अगर उसके रीजन में आता है तो वो उस पर असर कर सकता है। अब जो इसकी स्ट्रेंथ होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ, तो वो हम कह सकते हैं कि चार्ज के ज्यादा करीब वाले हिस्से में उसकी फील्ड लाइन ज्यादा हुआ करती है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होती है। जैसे ही हम उस चार्ज से दूर जाएंगे उसकी फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ हमारे पास चार्ज के करीब वाले हिस्से में ज्यादा हुई करती है और जैसे ही हम लोग चार्ज से दूर हो जाएंगे तो उसकी स्ट्रेंथ हमारे पास कम होती जाएगी। तो इस सूरत में अगर हम लोग इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड
फील्ड स्ट्रेंथ होगी वो हमारे पास फोर्स पर यूनिट चार्ज होगी। यूनिट चार्ज, उस चार्ज पर लगने वाली जितनी फोर्स होगी वो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी। यानी कि इस हिस्से में इस चार्ज पर फोर्स ज्यादा लग रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। यहाँ पर वही स्ट्रेंथ कम हो जाएगी क्योंकि इस चार्ज से फासला ज्यादा हो गया है। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ हमारे पास फोर्स पर यूनिट चार्ज है। अगर हम लोग इसके यूनिट की बात करें तो फोर्स का यूनिट हमारे पास न्यूटन है और चार्ज का यूनिट कूलम है, तो इसका यूनिट हमारे पास न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। अब इसमें फोर्स है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होगी और इसकी डायरेक्शन वही होगी जो डायरेक्शन हमारे पास फोर्स की हुआ करती है। अब अगर हम ये कहते हैं कि जिस तरह हमारे ये दो चार्जेस है, एक चार्ज हमारा Q है और दूसरा Q नॉट है, अगर ये Q नॉट इसकी फील्ड के अंदर आता है तो वो उस पर फोर्स एक्सर्ट करता है, जो कि हम कॉलम के लॉ में पढ़ चुके हैं। तो अगर इसको हम उसके पर्सपेक्टिव में देखें तो ये होनी चाहिए F इज इक्वल टू K, एक चार्ज है Q, दूसरा है Q नॉट और बटा में R का स्क्वायर उनका डिस्टेंस होगा और यहाँ पर वो हमारा यूनिट वेक्टर होगा। अब इनके लिए अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ देखें, यानी कि हम लोग इस F की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करना चाहते हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगी E इज इक्वल टू F, तो F की जगह ये आ जाएगा K Q नॉट और बटा में आ जाएगा R का स्क्वायर और यहाँ पर है R और फिर बटा में है 1 बाय Q नॉट, तो Q नॉट से Q नॉट कट जाएगा और ये हमारे पास बचेगा K Q बटा R का स्क्वायर और यहाँ पर है उसका यूनिट वेक्टर। तो इस तरह हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो K Q बाय R स्क्वायर और R वेक्टर होगा और न्यूटन पर कूलम के इक्वल होगा।